अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे जो कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उठा लेते हैं। तो कुछ फेज़ वाइज मैनर्स में है हमारे जो भी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करना है वो कुछ स्टेप्स में है, जैसे फ़ेज़ नंबर 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। तो ऐसे ही कुछ फ़ेज़ेस हैं, जैसे कि 6 फ़ेज़ेस हैं। तो हम उन्हीं 6 फ़ेज़ेस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम डिज़ास्टर, अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो हमारे पास उस टाइम पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, तो अगर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है तो हमारा स्ट्रक्चर जो वहाँ पे गिर गया है, तो हम कैसे उसमें ऑपरेशन स्टार्ट करें और कैसे कैसे हम सब कुछ चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए एक रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि हमें बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, न कि ऐसे कि जिसमें ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कैजुअल्टी हो रही है या कोई ज़ख्मी है तो उसको एकदम से इंसान को उसको उस जगह से निकाल बाहर करना है। तो वो कैसे होगा? तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि 6 फ़ेज़ेस में हमने उनमें अगर देखेंगे उसको रिकॉग्नाइज़ इंटरनेशनली बताया गया है कि 6 फ़ेज़ेस में होते हैं। अगर हमें एक रेस्क्यूअर जो है वो वर्ल्ड वाइड 6 फ़ेज़ेस के हिसाब से काम कर सकता है। तो पहला जो है फ़ेज़ नंबर 1 कहते हैं रिकॉनाइसेंस एंड सर्वे। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा हुआ था, जो कि हम रेस्क्यू प्लान बना रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि एक रिकॉनाइसेंस सर्वे करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर पहला फ़ेज़ है इसमें रिकरेंसेस का है, दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़। तो नंबर थर्ड देखेंगे तो प्राइमरी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू आता है। नंबर फोर्थ फेज इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल वाइड्स एंड नंबर फिफ्थ इज़ एक्सेस बाय सिलेक्टेड डेबरीज रिमूवल एंड नंबर सिक्स इज़ टर्मिनेट बाय जनरल डेबरीज रिमूवल। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे ये कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बात आएगी रिकॉनेंसिस सर्वे की। रिकॉनेंसिस एंड सर्वे में क्या होता है कि अगर पहले जब भी हम उस जगह पे उस पे पहुँचे जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है, तो उस जगह पे वहाँ पे रीच होने के बाद तो सबसे पहले हमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि वहाँ पे कोई रिकॉनेंसिस हम सर्वे करें, क्योंकि उतना टाइम भी होता नहीं है कि हम पहले सर्वे करने लगे। तो अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो भी इंसान है जो या विक्टिम हो सकते हैं, वहाँ पे जो कुछ लोग विक्टिम्स निकल के बाहर आए हो उस डिज़ास्टर से, या कुछ विटनेसेस हो सकती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो कि भी वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, जो उस डिज़ास्टर की इन्फॉर्मेशन दे सके, या कुछ ऐसा बोले कि जो हमारी बिल्डिंग है या उस स्ट्रक्चर में कितने लोग रहते थे, या कितनी कहाँ कहाँ से कैसी एंट्रीज़ है या लोकेशन है, जो भी उसको जैसे कि हमें कुछ भी पता चले क्या पैटर्न कैसे है, पॉसिबल क्या है वहाँ पे, कैसे हज़ार्ड्स है और लोकेशन क्या हो सकती है विक्टिम्स की। तो ऐसा अगर हमें पहले से ही किसी ने हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी तो हमारे लिए जो है आइडेंटिफाई या साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह जो भी हम पहले ही करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे की तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिकॉनेंसिस ऑफ सर्वे। ताकि हम पहले अगर इंफॉर्मेशन कहीं से मिल रही है भाई इसके इस बिल्डिंग के इतने हैं, इतने इतने लोग हो सकते हैं, तो हम कितने बाहर निकले हैं, तो कितने अभी अंदर फंसे हैं, तो ये एक आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा एलिमिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारा रेस्क्यू प्लान है उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है असेसमेंट ऑफ रिस्क की, और कंट्रोलिंग, कैसे उनको हम कंट्रोल करें, और कैसे हम जो मेजर्स वहाँ पे होंगे वो कैसे हम यूज़ करें, एक रेस्क्यूअर बन के कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे कोई भी ये डिज़ास्टर हुआ हो, चाहे फायर इंसिडेंट हुआ हो या चाहे कोलैप्स बिल्डिंग हो गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे लोग आकर के जमा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है, हम बैरिकेड्स लगा सकते हैं। तो या हम इवन फॉर एग्जांपल अगर हमारी बिल्डिंग है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हो रही है वो पावर सप्लाई, हम कह सकते हैं पावर सप्लाई आ रही है, तो इसको शट करवाना पहले बहुत ज़रूरी है। या कहीं पे फॉर एग्जांपल गैस पाइपलाइंस हो सकती हैं, तो उन जैसी ऐसी जो स्टेप्स है, अगर गैस पाइपलाइंस है वो चीज़ें हैं, तो हम उन्हें भी पहले क्या करवाएंगे, वो
वो कनेक्शन जो है कट करवाएंगे। तो ये पहले जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये नेसेसरी है टू कंट्रोल द ऑल पॉसिबल रिस्क्स। तो जो भी पॉसिबल रिस्क्स है वहाँ पे उनको अवॉइड करना है, उनको देखना है कि भाई कि ऐसे जो पॉसिबिलिटी कभी अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होगी और हमने वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फायर इंसिडेंट हो गया हो, तो हमने वहाँ से पानी लगाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली करंट बहुत, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अगर होगी तो ऑब्वियसली करंट आ सकता है। तो इसलिए पहले जो है तो वो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करनी है, पावर शट करना है या गैस पाइपलाइन जो है उनको बंद करना है या लोगों को पीछे धकेलना है, जितना भी पॉसिबल हो सके हमसे तो हमें वो चीज़ करनी है। अदरवाइज़ तो ये जो है ये चीज़ें वरना बहुत ज़्यादा ही डिज़ास्टर बन सकती हैं इस तरह से। इसी तरह से प्राइमरी सरफेस सर्च और रेस्क्यू, नंबर थर्ड इज़ प्राइमरी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू। तो ये थर्ड फेज़ आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा जो सारा सरफेस अराउंड जो है वो जो कोलैप्स हुआ है या डैमेज कह सकते हैं स्ट्रक्चर, तो वो उसको जांचते हैं हम। और अगर हमें पता चलता है कहीं पे कोई इंजर्ड पर्सन है या कोई लाइटली ट्रैप्ड हुआ है, उसमें ज़्यादा नहीं बंद ज़्यादा फंसा हुआ नहीं है, तो लाइटली है, उसको थोड़ा सा हटा के ही निकाल सकते हैं, तो इमीडिएटली उसको अटेंड करना ही सबसे पहली बेहतरी काम वही होगा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पहले लोगों की जानों को बचाना है। ड्यूरिंग द प्राइमरी जैसे हमने सरफेस सर्च किया था, रेस्क्यूअर में बिकम, तो रेस्क्यूअर जो होता है उसको पता चलता है कि अवेयर हो जाएगा कि कितने विक्टिम्स हैं वहाँ पे। अगर उसको पता चल गया भाई यहाँ पे कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं, तो उसको चाहिए कि वहाँ पे एक निशान डालें, ठीक है, एक प्रॉपरली निशान वहाँ पे उस जगह पे वो डाल देते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं क्या कह रहा था, फॉर एग्जांपल जब भी हमने सर्च वहाँ पे किया, रेस्क्यूअर में बिकम अवेयर ऑफ विक्टिम्स, तो उससे हमें पता चलता है कितना स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, कितना स्ट्रक्चर ख़राब। तो लोकेशन ऑफ विक्टिम्स जो है वो भी हमें मार्क करनी पड़ेगी। और फिर जाके हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे हमारे ट्रेंड पर्सनस भी जो होते हैं वहाँ पे, तो उनको अगर पहले से मतलब लोकेशन के बारे में पता हो कि यहाँ पे फंसे, तो वो ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स लेके सेफ्टी वगैरह जो भी है उनके पास, तो वो लेके एक्सट्रैक्शंस वगैरह सब लेके चले जाते हैं और उन पे जो वहाँ पे सेफली उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी विक्टिम्स वहाँ पे होंगे उनको सेफली एक्सट्रैक्ट करेंगे। और नंबर फोर्थ फेज़ आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल वाइड्स। इस फेज़ में क्या है कि इस फेज़ में ऑब्वियसली स्पेशली ट्रेनड होंगे बंदे जो काम वहाँ पे करेंगे, और जो जिनमें इक्विपमेंट्स भी साथ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कई जगहों पे आपने पहले ही से किसी ने मार्क करके रखा हुआ है, जो भी वहाँ पे रेस्क्यूअर आया था उसने पहले मार्क कर रहा था कि भाई ये वाला चीज़ अब ऐसे हट नहीं सकता, इसमें इक्विपमेंट चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो इसमें फिर ट्रेंड बंदे आते हैं, तो वो पहले जो मार्क की हुई थी, प्राइमरी सर्वे जो हुई थी वहाँ पे सरफेस पे, तो वही चीज़ वहाँ पे जाके वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, जो वाइड्स वहाँ पे हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, और जो भी वहाँ पे ट्रैप किए गए विक्टिम्स हो, जो भी वहाँ पे ट्रैप हो, विक्टिम्स हो, या वहाँ पे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई या पोर्शन कोई कोलैप्स हो, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको वहाँ पे हम देखते हैं कि जब तक कि हमें पूरा पता नहीं चल जाता है कि वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है भी, वहाँ पे कोई फंसा है कि नहीं। अगर अब किसी जगह की किसी वजह से इस तरह से कोलैप्स है ये बिल्डिंग की, हम नहीं जान पाते हैं कि भाई वहाँ पे क्या भाई कोई फंसा है कि नहीं, तो हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं आजकल, ऐसी पॉसिबिलिटी टेक्निकल डिवाइसेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो जो ट्रैप्ड वहाँ पे जो लोग हैं, वो जो फंसे हुए लोग हैं, तो उन्हें हम विक्टिम्स को वो देखते हैं। क्योंकि हमारे पास आजकल इतनी इमेजिंग थर्मल ये आसी है कि हम थर्मल जो इमेज आती है हमारे वो उस पे इंस्ट्रूमेंट पे, तो हमें थर्मल से ही पता चलता है कि भाई कोई वहाँ पे इंसान है या कोई भी चीज़ है, या कोई अगर जानवर भी, एनिमल्स भी फंसे होंगे तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। तो नंबर फिफ्थ इज़ एक्सेस बाय सिलेक्टेड डेब्रीज रिमूवल। तो उसमें क्या है कि नंबर 5 जो है उसमें होता है कि जो भी हमारे पास जो वहाँ पे सिलेक्टेड डेब्रीज है, डेब्रीज जो भी वहाँ पे गिरा हुआ है, जो भी डेब्री होता है, मींस कि अगर हमारे पास जो भी वहाँ मटेरियल जो नीचे टूट फूट के गिरा है, तो उस चीज़ को डेब्री कहते हैं। और हम फिर वहाँ पे वो उठा के एक्सेस करते हैं कि कितने ट्रैप्ड विक्टिम है। ये चीज़ रिक्वायर करने के लिए हमें स्पेशली ट्रेंड पर्सन्स होने चाहिए, और हमें क्या है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स भी, ऐसा नहीं है कि बस कोई इंसान आ गया और करता है, नहीं, ट्रेंड पर्सन और इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए उसी टाइम पे,
ताकि हम उन सर्वाइवर्स जो भी वहाँ पे है विक्टिम्स उनको हम निकाल बाहर कर सके और हमारा जो ऑपरेशन है ये एक स्पीडली मतलब तेज़ रफ्तार से और सेफली ये हमारा काम अच्छे से आसान हो जाए। तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम वो लोकेट करें हर जगह पे विक्टिम्स कहाँ पे है और क्या नहीं है। और फेज़ नंबर 6 से पहले हमें ये जो 4-5 फेज़ आते हैं ये बहुत अच्छी तरह से करने पड़ेंगे, ये बहुत अच्छी तरह, ताकि अगर फेज़ नंबर 6 देखेंगे टर्मिनेट बाय जनरल डेब्री रिमूवल, तो उधर क्या है कि जनरल जो है वहाँ पे फिर उसको रिमूव करते हैं डेब्रीज को। तो अगर हमने अच्छे से नहीं देखा होगा डेब्रीज के अंदर कोई लोग, तो किसी की जान भी जा सकती है। तो जो ये फेज़ नंबर 6 है तो उससे पहले ही बेसिकली, क्योंकि इसमें हम बहुत बड़ी हेवी मशीनरीज होती है जो कि रिमूव करती हैं फिर डेब्रीज और रिकवर करती हैं कोई विक्टिम अगर हो या कुछ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमें ये फ़ेज़ जो है कभी कभार जो है इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि इस फेज़ में जब भी हम ऑपरेशन करते तो पहले हमें 5 फेजेस का पूरा तरह से कंप्लीट होना चाहिए, अदर देन हमें 6th फेज़ को पहले नहीं देखना चाहिए। तो हर एक इंसान को ये पता होनी चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर जो था हमारा, इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी या इम्पॉसिबिलिटी है वो भी हमने क्या वहाँ से इंस्पेक्शन अच्छे से की थी, या हमने जो भी विक्टिम्स देखे थे वहाँ कोई उसके अंदर तो दबे तो नहीं है, या उस डेब्रीज में कोई इंसान ज़िंदा तो नहीं बचा हुआ है। तो इसीलिए बेसिकली एफर्ट जो होने चाहिए वो कंटिन्यू होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो रुकने चाहिए। तो बेसिकली हमारे जो एफर्ट्स हैं इट शुड बी कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू होने चाहिए हमारे, ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। ये देखना नहीं है हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लगता है या ना लगता है, वो तो अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली हमें स्पीडी तो चाहिए, स्पीडी काम से चाहिए। जितना हम स्पीड से काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि उतनी ज़्यादा लाइफें बच सकती हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे तो ऑब्वियसली लाइफ को ख़तरा भी हो सकता है। पर ये भी देखना है हमें कि अगर हम स्पीडी काम करेंगे तो कहीं हमें पीछे तो कोई चीज़ तो नहीं छूट गई। स्पीडी काम तो करना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि हमने हर कोई चीज़ अच्छे से देखी है, या हर हमने कोई वॉइड वगैरह छोड़ा तो नहीं, किसी की जान तो खतरे में नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद जो आता है वो है रेस्क्यू इक्विपमेंट्स। तो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हमें इसमें क्या क्या यूज़ आती हैं, तो पहले सबसे पहले हमें बताएंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिकॉज़ ये डिपेंड है कि कैसा काम करना है, कैसी इन्वॉल्वमेंट है, और ये चेक करते हैं कि हम इक्विपमेंट हम पहले ही काम करने से पहले और उसके बाद भी, तो वो देखते हैं कि भाई वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि अगर नॉन वर्किंग कोई इक्विपमेंट है तो वो उस टाइम पे अननेसेसरीली डिले कर सकता है हमारे रेस्क्यू वर्क में। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करेंगे, अगर हमें कोई ऐसी गाड़ी यूज़ हो रही है जो भी फॉर एग्जांपल डीजल से चल रही हो या पेट्रोल से चल रही है, उसमें हमें वहाँ पे क्या हुआ, उस व्हीकल में या उस इक्विपमेंट में वहाँ पे फ्यूल नहीं था, तो फ्यूल ना होने की वजह से उसने स्टॉप किया वर्किंग करना, तो इसका मतलब वो काम रुक गया। तो ऐसी चीज़ें देखनी है हमें। जो भी हमें वहाँ पे वो वही बंदा करता है जो ट्रेन पर्सन हो, उसको इंस्ट्रक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस काम करने पड़ते हैं। तो वो देखता है, चेक करता है हमारी इंस्ट्रूमेंट में सारा कुछ है कि अगर हम वहाँ पे जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद जो बेसिकली जो ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो है हमारे जैसे कि जेसीबी, जिन्हें हम बुलडोज़र से भी नाम बुला लेते हैं। उनका काम होता है कि कोई चीज़ हटा देना, या हमारे पास डंपर्स होते हैं तो उसमें डंप करते हैं, या एयर कंप्रेसर्स, जनरेटर्स, कहीं इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, या फायर एक्सटिंग्विशर आग लगी होती है, या सीढ़ियों की ज़रूरत है, तो ये है जैसे सीढ़ियाँ हैं, एक्सकेवेटर्स है, क्रेन्स हैं, गैस कटर्स, कहीं पे कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कोई विक्टिम वहाँ किसी जो स्टील के नीचे फंसा हुआ है, तो वहाँ पे हम फिर ऐसी कटिंग करते हैं कि उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाते, और वहाँ से हमारा काम भी हो जाता है। इसी तरह से पंप्स हो सकती हैं, रस्सियाँ होती हैं, चेन्स होती हैं, या होज पाइप हो सकती हैं, जो भी हमें फॉर एग्जांपल हमें पानी वानी फेंकने के लिए काम आ जाती हैं। तो ये थे कुछ इक्विपमेंट जो हमारे वहाँ पे उस टाइम पे काम आते। तो इसी तरह से हम बात करते हैं अब सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब है कि
अगर भाई हम कोई ऑपरेशन कर भी रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सेफ्टी पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, हमें दिमाग में ये भी रखना है कि भाई हमें अपनी सेफ्टी भी इन्वॉल्वमेंट रखनी है। तो इसमें इसको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा जो है रेस्क्यूअर जो है वो टेक्निकल होना चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि कैसे हमें डेब्रीज साफ़ करने हैं, कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, और जो भी डेंजरस एनवायरनमेंटल है, चाहे आग हो या कोई बिल्डिंग कोलैप्स की गई हो, उस पर कैसे खरे उतरना है। तो ये टास्क जो है ये हम एकदम से कैरी नहीं कर सकते हैं, तो बिकॉज ये डेंजरस हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेफ्टी ऑपरेशंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसमें ख़ास स्तर पे वो ध्यान देता है, अटेंशन देता है सेफ्टी मेजर्स पे। अगर हम उसको वहाँ पे ऑपरेशन करना है तो वो पहले ऑब्ज़र्व करेगा और फिर सेफ्टी मेजर्स की जो भी गाइडलाइंस होगी वो स्ट्रिक्टली उसको मद्देनज़र रखते हुए ज्यूरिंग ऑपरेशंस वो उस पर ध्यान रखेगा। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी, और एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये सब एक्सरसाइज करते रहते हैं और एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, तो फिर हम जाके एक अच्छा सा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ही सिंपल है या बेसिक है। जैसे कि हम देखेंगे बेसिक प्रिकॉशंस क्या है इसमें। तो सबसे पहले अगर देखेंगे प्रिकॉशंस यही है कि रेगुलरली है और केयरफुली हमें चेक करने हैं हमारे इक्विपमेंट्स, क्या वो काम अच्छे से कर रहे हैं, पहले काम करने से पहले भी और काम करने के बाद भी। और हमें देखनी है हमारी रोप्स जो है कहीं वो वियर तो नहीं है, उस पर गांठ तो नहीं बंधी हुई है, या हमारी बैटरी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बैटरीज जो लगती है हमारी, जो भी चाहे जेसीबीज हो, चाहे डंपर्स हो या क्रेन्स में लगती हैं, तो कहीं उसमें करोड तो नहीं हो चुका है, मशीनरी कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं है, या कोई फॉल्टी इक्विपमेंट तो नहीं है जो हमारी लाइफ को वरना कॉस्ट करना पड़े या लाइफ जा सकती है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं उसको फॉल्टी इक्विपमेंट्स को, और उसको रिपेयर करने के लिए भेज देना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। तो इसी तरह से लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को हमें हाइट्स या डेप्थ से भी हमें बचाना चाहिए, उनको उस तरह से भी हमें केयर और मॉनिटर करना चाहिए, और अपनी सेफ्टी लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अपने आप को ये देखना चाहिए कि कंट्रोल हो। सबसे पहले कंट्रोल इमोशंस करना चाहिए आपको। कोई नेबर में कोई सेफ्टी की ज़रूरत हो, या चाहे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं डिज़ास्टर ऐसा हुआ कि अपने वहीं पे हो सकता था, तो उस चीज़ के लिए भी पहले इमोशंस को कंट्रोल करना है और हमें अपना काम करते जाना है। तो इवन जो ये बेसिक प्रिकॉशंस है ये हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी कैजुअलिटी होने से, या हमें रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरह से चलाने में। अदरवाइज़ बहुत दिक्कतें आ सकती हैं अगर हम चीज़ें ये प्रिकॉशंस वगैरह फॉलो ना करें। तो इसी तरह से जो रेस्क्यूअर होता है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, एक रेस्क्यूअर जो वर्कर है वहाँ पे उसकी सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए। तो हर एक जो रेस्क्यूअर होता है उसको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव गियर्स, जैसे हम कहेंगे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, या उसके सेफ्टी बूट्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं। तो वो उसको प्रॉपरली यूज़ करने हैं। जैसे कि हमें हेलमेट लगाना है ऑल द टाइम, जो भी काम होगा तो हमें ऑल द टाइम हेलमेट लगाते ही जाना है, क्योंकि हेलमेट अगर ना लगाए तो ऊपर से कोई ऐसे स्ट्रक्चर गिरेगा या कोई हिस्सा उसका हमारे सर पे चोट दे सकता है अगर हमने हेलमेट ना लगाया हो। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्लव्स है, हमारे पास ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने डेब्रीज साफ़ करनी है तो ऑब्वियसली वो हमें हैंड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास ग्लव्स नहीं होंगे तो हमें चोट भी लग सकती है और हमारे हाथों के अंदर कुछ डेब्रीज भी घुस सकती हैं। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए वो ग्लव्स भी लगाने चाहिए। और मास्क जो है वो हमें डस्ट से बचाएगी। डस्ट मास्क, या हम कह सकते हैं फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी के फ़िल्टर्स, ताकि जो भी डस्ट है वो हमारी अंदर बॉडी में ना चला जाए, अदरवाइज़ हमारी हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकती हैं। इसी तरह से सेफ्टी के टाइम पे एज अ गॉगल्स हम प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर सकते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए, चाहे वहाँ पे किस तरह सा भी है, चाहे डस्ट हो रही हो, अपने आंखों पे डस्ट ना जाए या अपने आंखों पे कोई चीज़ चुभे ना, तो इसलिए हम उस टाइम पे गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें प्रॉपरली जो अगर हमारे लिए
जो डिज़ास्टर है, फ्लड है या फायर है, उस टाइम पे भी हमें क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट करे। जिस तरह से जैसा हैज़ार्ड है वो वैसे हैज़ार्ड्स से हमें प्रोटेक्ट करे। या इवन हमें सेफ्टी बूट्स भी मिलते हैं। इवन जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें सेफ्टी बूट्स होने चाहिए। हमारी नीज़ या एल्बोज़ जो है वहाँ पे मोस्टली प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उनको हमें अप डाउन मूव करना है, डेब्रीज में लेके जाना है, घुटनों को नीचे वहाँ पे रख के वहाँ काम करना होगा, तो वो भी। इसी तरह से हमारे फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन होती है, क्रीम होती है, कहीं धूप में काम करना है तो वो भी हमारे लिए एक जो है प्रोटेक्टिव गियर ही कहेंगे हम, या हम कह सकते हैं रेस्क्यूअर वर्कर सेफ्टी के लिए होता है कि सनस्क्रीन मले, या कहीं पे अगर धूप या है वहाँ इतना हॉट जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हैट लगाने से क्या होगा कि उस पर छाँव आ सकती है, तो वो चीज़ें यूज़ करें। और पानी ऑब्वियसली पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म कंडीशंस है तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमें प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से होने से बचने के लिए हमें ऑब्वियसली वाटर बॉटल कैरी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह विसल जो है, विसल भी हमें होनी चाहिए, तो ताकि अगर इमरजेंसी टाइम्स में क्या होता है, कभी कभार जो है रेस्क्यूअर अपनी लोकेशन को भूल सकता है, या इवन क्योंकि वहाँ पे सारा एक जैसा ही दिखता है उस टाइम पे, अगर वो अब भूल गया या इवन किसी जगह खुद बाई डिफ़ॉल्ट कहीं फंस गया, तो वो उस विसल को यूज़ करके अपने दूसरे जो भी वहाँ पे साथी है उनको बुला सकता है और वो उसकी हेल्प करने पे आ सकते हैं। तो ये था हमारा जो रेस्क्यू था, सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो इसी तरह से और एक चीज़ है जिसको हम कैजुअल्टी सेफ्टी कहेंगे। तो कैजुअल्टी सेफ्टी जो है वो बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस रखती है। तो हर कोई जो एफ़र्ट है वो इसीलिए होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि कोई नुकसान जो ना हो किसी भी कैजुअल्टी पे ज्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके दौरान पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा इंजर्ड पर्सन है तो उसको एक प्रॉपरली हमारे पास केयर दें, उसको फर्स्ट एड दें इमीडिएटली, क्योंकि हमारे पास जो भी रेस्क्यूअर है उसके पास ऑब्वियसली फर्स्ट एड किट होना ही लाजमी है, क्योंकि अगर किसी को भी उस किट की ज़रूरत पड़ी या कोई बंदा इंजर्ड है उस तरह है कि एटलीस्ट उसको थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा उस चीज़ों से। वो किट जो वो यहाँ पे मेडिकल किट उससे वो वहाँ पे यूज़ करेगा तो उससे उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसी तरह उसको क्या करना है, वो अगर अब उस किसी को बचाया भी तो उसको हैंडल इस तरह से करना है कि हमें वो देखना है कि वो सेफ़र है, वे में आ रहा है या कंफर्टेबल पोजीशन में है कि नहीं। अगर अब देखेंगे डैमेज्ड जो बिल्डिंग पार्ट्स है या डेब्रीज कहेंगे, उनको इस तरह से भी हैंडल करना है कि ताकि हमें भी कोई इंजरी ना हो और जो भी वहाँ पे ट्रैप हुए हो वहाँ पे लोग, वो भी अच्छे से वहाँ बच पाए। ऐसा नहीं है कि हमें अगर हमने तो अपने आप को बचाया और उनको वैसे ही रखा, नहीं, हमें उनको भी बचाना है तो हमें वो देखनी है, वो डेब्रीज की देखनी है, वो डेब्रीज कहाँ जाएगी। और प्रायोरिटी जो है बेसिकली अटेंशन देनी है हमें किनको कैजुअल्टीज़ जो भी वहाँ पे कोई कंडीशन है तो बेसिकली देखना है कि कितने कैजुअल्टीज़ आ रही हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वहाँ पे कंडीशंस की पे बुनियाद पे सारा कुछ टिका है। तो इसी तरह से हम और एक बात कर सकते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे ज्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग के दौरान। हमें सारी जो है वो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाएगा। और इवन अलॉन्ग विद द डमी कैजुअलिटीज़, जो भी झूठी मूठी कैजुअलिटीज़ है उनके बारे में भी बताया जा सकता है। डमी मीन्स कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो ये वो कैजुअलिटीज़ के बारे में भी आपको जानना है। तो इसीलिए अगर कोई इंजर्ड पर्सन है उसको ऐसे हम हॉस्पिटल्स में लेके जाना है, या हम कह सकते हैं हमारे पास एम्बुलेंस होगी या कुछ अदर गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकती, तो वो हमें एक ट्रेन ड्राइवर हो, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के, कुछ ट्रेन ड्राइवर्स है जो उसको सेफली वहाँ तक अपने हॉस्पिटल में पहुँचा सके। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी इक्विपमेंट सेफ्टी। इक्विपमेंट सेफ्टी मीन्स कि हम अपने इक्विपमेंट्स को कैसे ठीक ठाक रख सकें जो कि हमें फ़र्दर यूज़ कर। ऐसा नहीं है कि हमने कोई इक्विपमेंट लाया और एकदम से उसको यूज़ किया और फिर फेंका, नहीं। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कल को कहीं पे भी अगर ज़रूरत है तो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से है कि जो भी हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है वो एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और एज़ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्किंग ऑफ द इक्विपमेंट,
तो वो उसको चलाने के लिए हम प्रॉपरली जैसे भी उसको ऑपरेट करेंगे तो वो एक प्रॉपरली गाइडेड इंसान हो, वो जो भी वहाँ पे है, दे शुड बी ऑपरेटेड बाय ट्रेंड पर्सन, उसको ट्रेंड पर्सन ने ही ऑपरेट किया हो। ऐसा नहीं है हमने उसी टाइम पे इक्विपमेंट उठाया हो ऐसे। तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि उस टाइम पे देखना है कि हमें, ये खाली हमारी लाइफ के लिए नहीं है भाई, पूरी उस टाइम पे हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है उस टाइम पे जहाँ पे भी वो डिज़ास्टर हो तो हुआ हो तो उन सब लोगों की भी जान बचाए। तो ये पहले हमें ख़ास ख्याल रखना है कि भाई ट्रेंड पर्सन ही को हमें ये काम सौंपने चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ पावर टूल्स ऐसे हैं जैसे हम कटर्स होती हैं या हमारी वहाँ पे सॉज होती हैं, तो उनको ऑपरेट ऐसे करना है कि हमें अगर वहाँ पे चलाएं तो सबसे पहले अपने आप को गॉगल्स लगानी पड़ेंगी या हम ग्लव्स लगाएंगे ताकि हम अपने आप को प्रॉपर केयर कर सके और जैमिंग होने से, ब्लेड्स को जैम होने से भी बच पाए। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही काम करना है, तो वो चीज़ प्रॉपरली बेसिकली कह रहा हूँ कि बार बार वो जो ट्रेनिंग पर्सन्स ही काम करते हैं। अगर कोई ऑपरेशन जो है कटिंग का वो है ऑपरेशन है, कहीं कट करना है हमें कोई चीज़, चाहे स्टील कट करना हो या वुडन है या कंक्रीट बीम हो या कोई कॉलम गिरा हो कहीं पे, तो वो किसी के ऊपर अगर गिर चुका है तो वहाँ पे हमें वो चीज़ कट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है हमारे पास कटर्स या हमारे पास ब्लेड्स ऐसे होते हैं। तो वो कटिंग ऑपरेशन जो होता है वो नज़दीक होता है ट्रैप्ड कैजुअलिटी के, ठीक है। अगर वो कैजुअलिटी वहाँ पे ट्रैप हो गई है तो उसके पास ही वो ऑपरेशन हो रहा है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम वो कटिंग तो उसके पास तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या कटिंग ब्लेड जो है वो थोड़ा डायरेक्ट थोड़ी दूसरी और उस पोजीशन में है ताकि वो कैजुअलिटी बॉडी जो है वहाँ पे उसमें कोई नुकसान ना कर पाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान देखना है कि हमें कोई कैजुअलिटी बॉडी पे भी ही कोई मतलब स्क्रैच वगैरह कुछ प्रॉपरली देखना पड़ेगा हमें। इसीलिए प्रॉपर केयर जो है वो इट शुड बी टेकन। जब भी हमें कोई चीज़ लोड करनी हो या लिफ्ट करना हो उस ऑपरेशन के दौरान, तो हमें ये देखना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि कोई चीज़ ऐसे ही लोड कर रहे हैं और वो उसी टाइम पे कोलैप्स हो सकती है या स्लिप पे हो सकती है या ड्रॉप होगी। तो इसीलिए हमें वो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हमारे पास जैसे इक्विपमेंट रोप है, तो कोई चीज़ हम ऊपर खींच रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नीचे उसमें से हो जाए। तो सबसे पहले प्रॉपर केयर देखेंगे कहीं स्लिप ना हो जाए, कहीं ड्रॉप ना हो जाए। वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमें ही आगे काम बढ़ाना है। तो जो भी हमें काम, जो भी हमें रेस्क्यू जो भी है जो भी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं, तो वो बेसिकली हमें चेक करने पड़ेंगे। हम बार बार कह रहा हूँ कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उठा के लेके चले आए, पर प्रॉपरली पहले चेक करेंगे कहीं भाई हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है हमारे आगे जाके जो भी इसमें हमें काम करना है इस इंस्ट्रूमेंट से या इस इक्विपमेंट से, तो क्या इसमें सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल जो हमें चाहिए थी और इसकी वजह से हमें कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करने के लिए एक लाजमी है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर चेक करके ही हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने काम के लिए।